तो विद्यार्थियों, पुस्तक दृष्टि चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के इस कंटेंट में काव्य की परिभाषा एवं उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, यह कंटेंट लेकर उपस्थित हुए हैं। यह जो हिंदी व्याकरण से संबंधित जो कंटेंट है, ये कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, साथ ही महाविद्यालयीन परीक्षाओं के साथ साथ आपकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित कंटेंट है। आप इसे अवश्य ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। काव्य की परिभाषा एवं उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर: प्रेम एवं आनंद की अनुभूति हृदय के भीतर कराने वाली सभी वाक्य रचनाएं काव्य हैं। ठीक है, प्रेम एवं आनंद की अनुभूति हृदय के भीतर कराने वाली सभी वाक्य रचनाएं काव्य हैं। ये एक बिल्कुल साधारण और सरल परिभाषा काव्य की दी गई है। इसके बाद हमारे अनेक जो विद्वान हैं, उन्होंने काव्य की परिभाषाएं दी है, उसका अपन अध्ययन करेंगे। ये जो हमारे आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या हो सकती है, वह है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य में जिन वाक्यों में हमें रस मिल जाए, वह वाक्य ही काव्य है। अब पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थम प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थम प्रतिपादकः शब्दः काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य है। रमणीय अर्थात सुंदरता, आनंद प्रदान करने वाले, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य है। इसके साथ ही एक और विद्वान है आचार्य, उसके अनुसार काव्य की परिभाषा इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उससे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, उससे काव्य कहते हैं। अर्थात जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उससे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, उससे हम काव्य कहते हैं। ये हमारे काव्य से संबंधित परिभाषाएं हुई है या अर्थ हुई है। अब अपन काव्य के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। अब काव्य के प्रकार कहेंगे या काव्य के भेद कहेंगे? काव्य के भेद या काव्य के प्रकार। अपन प्रकार कहें तो भी एक ही बात है, काव्य के भेद कहें तो ही एक बात है, और काव्य के लक्षण कहें तो ही एक ही बात है। विद्यार्थियों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। काव्य के भेद, काव्य के मुख्य रूप से दो प्रकार माने गए। प्रकार या भेद एक ही बात है। काव्य के मुख्य रूप से दो प्रकार माने गए हैं। पहला अपना है श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य किससे कहेंगे?
श्रव्य काव्य जिस रचना का रसास्वादन सुनकर या पढ़कर किया जा सके, जिस रचना का रसास्वादन सुनकर या पढ़कर किया जा सके उससे श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस। श्रव्य काव्य का सीधा अर्थ है जिस काव्य का रसास्वादन हम सुनकर या पढ़कर किया कर सकते या किया जा सकते, ले सकते आनंद, उससे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस। इसके साथ दूसरा अपना जो है वो है अपना दृश्य काव्य। दृश्य काव्य को समझने के लिए दृश्य काव्य जो है, दृश्य काव्य जिस रचना का रसास्वादन देखकर सुनकर, देखकर, दृश्य काव्य का मतलब देखकर, जिस रचना का रसास्वादन देखकर सुनकर एवं पढ़कर किया जा सके उससे दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का लिखित स्कंदगुप्त नाटक को हम देख सकते हैं, इसलिए दृश्य काव्य है। हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार लोक प्रसिद्ध नाटकें होती है, तेजाजी महाराज की नाटक, रामदेव जी महाराज की नाटक, उसी प्रकार की नाटक जो दृश्य, तो ये स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित स्कंदगुप्त नाटक, तो इसे हम देखकर सुनकर जो आनंद ले सकते हैं उसको हम दृश्य काव्य कहते हैं। फिर तीसरा जो श्रव्य काव्य है, श्रव्य काव्य के भी दो भेद माने गए। श्रव्य काव्य के भी दो भेद माने गए। पहला भेद प्रबंध काव्य और दूसरा भेद मुक्तक काव्य। पहला भेद प्रबंध काव्य है और दूसरा का भेद मुक्तक काव्य। अब हमें जो मुक्तक काव्य है, इस प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, अब जो प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं। कितने? प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? खंड काव्य, एक खंड काव्य और दूसरा महाकाव्य। खंड काव्य की विशेषताएं क्या होती है, अलग से कंटेंट बना दिया जाएगा। महाकाव्य क्या है, इसका अलग से कंटेंट बना दिया जाएगा। लेकिन प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, एक खंड काव्य और मुक्तक काव्य। अब हम यह विस्तार से जानने का प्रयास करें कि प्रबंध काव्य का क्या अर्थ है या प्रबंध काव्य से क्या तात्पर्य है। तो प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गूंथे होते हैं। प्रबंध काव्य के जो छंद होते हैं, छंद का मतलब आप समझते होंगे, दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, कुंडलियाँ, उसके द्वारा जो लिखा जाता है, निश्चित मात्राओं का प्रयोग होता है, वो छंद कहलाते हैं। प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गूंथे होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह निबद्ध हो उससे प्रबंध काव्य कहते हैं। जैसे सांकेत, रामचरितमानस, अन्य भी हो सकती है, लेकिन प्रबंध काव्य में ये है जो छंदों से बंधी होती है। इसके बाद हमारा जो मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें कथा नहीं होती है तथा जिसके छंद अर्थ की दृष्टि से पूर्वापर के प्रसंगों से मुक्त होते हैं। मुक्तक काव्य का अर्थ यही है कि इसमें कथा नहीं होती है और एक जो छंद होता है वो दूसरे छंद से मुक्त होता है, उनका किसी दूसरे छंद से कुछ भी संबंध नहीं होता है, पूर्वापर आगे पीछे उसका संबंध नहीं होता है,
एक चौपाई एक छंद में कोई और बात कही गई है तो दूसरे में कोई दूसरा विवरण या प्रसंग आ जाएगा। पूर्वापर प्रसंगों का उसका कोई संबंध नहीं होता, मुक्त होते। तो ये भी दो प्रकार, ये इनके प्रकार होते हैं। जैसे इनकी मधुशाला, बिहारी सतसई, कबीर के दोहे आदि जो है ये मुक्त काव्य की रचनाएं हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे तो इसमें एक दूसरे से पूर्वापर कोई संबंध हमें नहीं मिलेगा, ये मुक्त काव्य है। अब जो इसके बाद हमारा जो दृश्य काव्य है, तो दृश्य काव्य में भी हमारे जो है दृश्य काव्य भी दो प्रकार के होते हैं। दृश्य काव्य होते हैं, प्रबंध काव्य जो है, प्रबंध काव्य में एक चीज, जैसे प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में कोई पूर्वापर संबंध नहीं होते हैं, लेकिन जो मुक्त काव्य है, मुक्त काव्य के भी दो भेद माने गए हैं। कितने भेद? मुक्त काव्य के भी दो भेद होते हैं। वो एक तो पाठ्य मुक्तक होता है और गेय मुक्तक होता है। इसके बाद हमारा जो दृश्य काव्य होता है, दृश्य काव्य के भी दो भेद होते हैं। जैसे दृश्य काव्य जिसको अपन देख सकते हैं, दृश्य काव्य के भी दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है वो नाटक है और दूसरा भेद एकांकी। नाटक, इसमें अभिनय तत्व की प्रधानता रहती है। इसमें मानवीय जीवन के क्रियाशील कार्यों का अनुसरण होता है। इसमें कई अंक होते हैं। नाटक के अंकों में सूत्रबद्ध होता है, अंकों में उनका वर्णन होता है। तो नाटक में कई अंक होते हैं। इसमें अभिनय तत्व की प्रधानता होती है। एक मंच होता है और मंच के माध्यम से मानवीय क्रियात्मक अंगों का हम अनुसरण करते हैं। इसमें कई अंक होते हैं। जिस प्रकार लोक प्रसिद्ध नाटक तेजाजी महाराज के नाटक और रामदेव महाराज के नाटक, इस प्रकार के नाटक जो हमारे लोक प्रचलित क्षेत्र में हैं, उसी प्रकार के नाटक। और साहित्यिक बड़े बड़े नाटक जैसे जयशंकर प्रसाद जी का स्कंदगुप्त नाटक, वो भी एक प्रकार का नाटक है, लेकिन लोक दृष्टि में समझाने की दृष्टि से आपको बताया गया। एकांकी, दृश्य काव्य में एकांकी एक अंक वाला दृश्य काव्य है। एकांकी एक अंक वाला दृश्य काव्य है। यह एक ऐसी रचना है जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र का वर्णन होता है। एकांकी में एक समस्या और एक भाव की अभिव्यक्ति, एक समस्या या एक भाव की अभिव्यक्ति एकांकी में होती है। इस प्रकार आज हमने प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, काव्य की परिभाषा, इस कंटेंट को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। इसमें एक संक्षेप में इसका विवरण पुनः आपको बता दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इसे अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। पुनरावृत्ति की दृष्टि से काव्य को एक बार अपन चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें। काव्य के भेद, काव्य के भेद। अब काव्य के दो भेद माने गए। कितने? दो भेद। नंबर एक अपना हो जाएगा श्रव्य काव्य, ठीक। नंबर दूसरा हो जाएगा अपना दृश्य काव्य, ठीक। पहला अपना जो काव्य है वो श्रव्य काव्य है और दूसरा अपना हो जाए दृश्य काव्य। अब हम जो श्रव्य काव्य है इसके भी दो भेद माने गए हैं। जो श्रव्य काव्य है इसके भी दो भेद माने गए हैं और वो दो भेद है, एक हो गया अपना प्रबंध काव्य
प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य एक अपना प्रबंध काव्य, और दूसरा जो अपना हो गया है ये मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य के भी दो भेद है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब मुक्तक जो काव्य है इसके भी वापस पुनः दो भेद माने गए हैं। कितने? दो भेद मुक्तक काव्य। एक नंबर अपना हो गया खंड काव्य, खंड काव्य, और दूसरा अपना हो गया है महाकाव्य। महाकाव्य, ठीक है, खंड काव्य और महाकाव्य। और उसी प्रकार जो अपना मुक्तक काव्य है इसके भी दो भेद है। मुक्तक काव्य है इसके भी दो भेद माने गए हैं। एक हो गया अपना पाठ्य मुक्तक, पाठ्य मुक्तक, मुक्तक, पाठ्य मुक्तक काव्य है ना। और दूसरा अपना हो गया है, दूसरा अपना हो जाएगा गेय मुक्तक। गेय मुक्तक, मुक्तक काव्य, दूसरा अपना हो गया गेय मुक्तक काव्य। उसी प्रकार ये जो है दृश्य काव्य के भी दो भेद हैं। दृश्य काव्य के भी दो भेद हैं। नंबर एक अपना हो जाएगा नाटक, और नंबर दो हो जाएगा अपना एकांकी। एकांकी ये संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। अब शायद विद्यार्थियों को किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहेंगे। काव्य के दो भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य को पुनः दो भागों में बांटा गया है, वो प्रबंध काव्य है और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में किसी भी छंदों से बद्ध कथाओं का वर्णन होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। खंड काव्य, खंड काव्य में इसकी विशेषताएं, गुण, लक्षण अलग से कंटेंट बनाया जाएगा। और महाकाव्य इसमें भी क्या होता है, इसका अलग से कंटेंट बनाएंगे। लेकिन प्रबंध काव्य में दो भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। उसी प्रकार मुक्तक काव्य में भी दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक काव्य। दृश्य काव्य में भी दो भेद होते हैं, नाटक और एकांकी। इस प्रकार इस कंटेंट को हमने समझाने का प्रयास किया है। हिंदी व्याकरण में काव्य से संबंधित यह कंटेंट लेकर उपस्थित हुए थे। यह जो है इस प्रकार का कंटेंट आपकी सभी परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप इससे बड़े धैर्य से सुने और पुस्तक दृष्टि चैनल में दिए जाने वाले कंटेंट आपको अगर अच्छे लगते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।